फ्लूइड डायनेमिक्स हमारा चैप्टर नंबर 6 है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको फ्लूइड्स जैसे कि लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा। जब फॉरेन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड से पास होते हैं, जैसे एक क्रिकेट बॉल एयर में ट्रेवल कर रहा है, जैसे एक कार मूव कर रही है थ्रू एयर, या एक प्लेन फ्लाई करता है थ्रू एयर, तो कैसे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज इन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को इफेक्ट करती हैं। रिवर्स स्विंग का नाम सुना होगा क्रिकेट में आप लोगों ने। ये रिवर्स स्विंग कैसे होती है ये भी इसी चैप्टर में पता चलेगा। अक्सर जब बैट्समैन यूँ बैटिंग कर रहा होता है, ही इज स्टैंडिंग लाइक दिस, और वो अचानक रुक के कहता है अंपायर को नहीं सबर, उसके पीछे एक ब्लैक स्क्रीन लगी होती है और वो ब्लैक स्क्रीन एडजस्ट करवाता है। वो ब्लैक स्क्रीन क्यों एडजस्ट करवाता है, इस सवाल का जवाब भी इसी लेक्चर में होगा हमारे पास, यानी इसी चैप्टर में होगा कि वाई ही इज़ डूइंग सो। इसी तरह जब कोई फास्ट मूविंग कार किसी रीजन से गुजरती है तो आपने देखा होगा कि ड्राई लीव्स, रैपर्स, डस्ट पार्टिकल्स सारे उस गाड़ी के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, बाहर जब तूफान चल रहा हो तो घरों की खिड़कियां दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं, ओपन शट होना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत तेज हवा चले तो घरों की टीन की छतें हों तो वो भी दे फ्लाई ऑफ। ये क्या क्यों हो रहा है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें डेली लाइफ की जो आप इस चैप्टर में बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे और उनको आप देखते भी हो। तो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करें, गिव मी अ पेज। इस चैप्टर में आपकी बहुत से डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स हैं और बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। यस, गिव मी दिस। इधर देखो, ये तो डबल कर दिया अल्लाह के बंदे, सिंगल पेज दो, गिव मी अ सिंगल पेज। ठीक है, अच्छा, हमारा जो परसेप्शन है, अच्छा जब हम एयर ब्लो करते हैं, इधर देखो, बताओ मुझे, जब मैं इस पेपर, जी प्लीज, जब मैं इस पेपर की सरफेस पे एयर ब्लो करूंगा तो ये पेपर नीचे जाएगा या ऊपर? हाउ? इधर नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। इधर देखो, जनरल परसेप्शन ये है कि अगर ऊपर एयर ब्लो कर रही है तो पेपर नीचे चला जाए, लेकिन यहाँ पे देखो, जब मैं एयर ब्लो करता हूँ मेरी इसके नीचे कोई फिंगर नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। नो चीटिंग, पेपर ऊपर की तरफ आता है। यही छोटा सा प्रिंसिपल एरोप्लेन में भी, अगर उसके विंग्स के ऊपर से हवा तेजी से गुजर रही हो तो वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। कैन एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स फ्लाई, हाउ एरोप्लेन कैन फ्लाई। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर की बेसिक्स सेट करते हैं। हम बेसिक्स कैसे सेट करेंगे? हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में मौजूद है उन्हें डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले फ्लूइड क्या है? व्हाट इज अ फ्लूइड? Fluid is something that can flow. Fluid is something that can, and it has no definite shape. In case of gases, mostly has no definite volume as well. Liquids में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ जाता है, तो no definite volume as well, और they are compressible. In case of gases compression बहुत ज़्यादा, in case of liquids वो compression कम है। Solids को देखो, they are not compressible. Most of the solids they are not compressible, लेकिन fluids में ये properties मौजूद होती हैं। ठीक है, states of matter में अगर आप देख लेना, कितने states of matter हैं? 4, not 3. Solid, liquid, gas and plasma. Fourth energy state of matter which is plasma. आप गैसेस को फर्दर हीट अप करोगे तो फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस का कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देगा? प्लाज्मा दे देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बेसिक ब्रांच से शुरू करते हैं, विच इज फ्लूइड मैकेनिक्स।
चैप्टर 3 में अभी रिसेंटली हमने पढ़ा मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब बताओ फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या मतलब होगा? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स। इट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स। फिर मैकेनिक्स की इफ यू रिमेंबर तो दो ब्रांचेस थी, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो यहाँ पर भी वही दो ब्रांचेस हैं, एक को नाम देंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स का और दूसरे को नाम देंगे फ्लूइड डायनामिक्स का। अच्छा, काइनेमैटिक्स जब आप लोग पढ़ते थे तो आप कहते थे कि काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स कॉजिंग द मोशन। आप कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स को उधर डिस्कस नहीं करते थे। डायनामिक्स में कहते थे कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, इंक्लूड करेंगे उसे। फ्लूइड्स में ये याद रखो कि फ्लूइड्स में फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, फ्लूइड्स में प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। फ्लूइड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। कौन सा ला है? पास्कल्स ला है कि फ्लूइड तमाम डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो फ्लूइड्स में फोर्स नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेशर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, जब फ्लूइड काइनेमैटिक्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स विदाउट रेफरेंस टू प्रेशर, विदाउट रेफरेंस टू प्रेशर। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे? विद रेफरेंस टू प्रेशर। अच्छा, फिर फ्लूइड डायनेमिक्स की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं जिनको हम एरोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। अब ये एरोडायनेमिक्स क्या है? एरो रेफर्स टू air या gases, hydro refers to water, means water but refers to liquid. So aerodynamics deals with the dynamics of gases, yani it is a study of motion of gases with reference to external pressure. And hydrodynamics deals with the study of motion of liquids with reference to external pressure. ठीक है, तो aerodynamics हम जाके explain करेंगे ना, how does the aeroplane fly, रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है। बहुत से फिनोमेना हैं इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। आप अच्छा चलें, इसको मैं लेटर ऑन भी डिस्कस करता हूँ। और देखिए नेक्स्ट इसमें विस्कोसिटी को हम पहले टारगेट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? गाढ़ेपन को कहते हैं। बाय विस्कोसिटी वी मीन द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। देखो पानी बहुत इजीली फ्लो करता है, लेकिन ग्लिसरीन थोड़ा मुश्किल से, और फिर हनी बहुत मुश्किल से फ्लो करता है। अब वो मुश्किल से क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि जो लेयर्स हैं फ्लूइड की वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड या ग्लाइड नहीं कर पा रहे। जब वो इजीली स्लाइड या ग्लाइड नहीं कर पा रही तो इसका मतलब कि उनके दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। और ये इंटरनल फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनकी आपस की जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा इजीली। तो वो एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं। समझ आई बात की? दोबारा सुने, मॉलिक्यूल्स की जो डिफरेंट लेयर्स हैं लाइक दिस, ये दो लेयर्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। तो जब एक दूसरे के मुताबिक मूव करने लगता है तो पहले वाला उसको रोकता है कि नहीं आगे मत जाओ, तुमने मोशन नहीं करना।
अब एक लेयर का दूसरी लेयर के मुताबिक मोशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से ये कंफर्टेबली फ्लो नहीं कर सकता। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने किस चीज का नाम दिया? विस्कोसिटी का। सो वी डिफाइन विस्कोसिटी एज द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। फर्स्ट करो ये एक होस पाइप है, अगर ये फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या ग्लाइड करेंगी तो ये एक दूसरे को अपोजिशन ऑफर करेंगी। तो किस वजह से करेंगी? क्योंकि यहां पर देखें बेसिकली ये जो रेड कलर के डॉट्स बना रहा हूं ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस फ्लूइड के। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके आपस में बॉन्ड बने हुए, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बने हुए। वो बॉन्ड आगे भी बने हुए, पीछे भी बने हुए, नेबरहुड में भी बने हुए। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं ये किसे शो कर रही हैं? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को शो कर रही हैं। तो अब अगर ये आपस में कनेक्टेड ना होते या ये फोर्सेस बहुत वीक होती तो फिर ये लेयर्स इंडिपेंडेंटली या इजीली मूव कर सकती। लेकिन जब भी ये लेयर आगे जाने लगेगी नीचे जो उनका बॉन्ड है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, उसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स इन पर क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे ताकि इनको रोक सकें आगे जाने से। ठीक है। अच्छा, अब ये विस्कोसिटी अगर आप डिस्कस करें तो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं? So first one है नेचर ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की नेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि किसी भी दो डिफरेंट फ्लूइड्स की विस्कोसिटी सेम नहीं होगी, वो लिक्विड टू लिक्विड या गैस टू गैस चेंज होती चली जाएगी। ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है कि फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर में दो वेरिएशंस हैं जो अलग अलग डिस्कस की जाती हैं, लिक्विड्स के लिए अलग और गैसेस के लिए अलग। यहां पे मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी कर रहा हूं लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए। तो देखो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है क्वाइट यूजुअल है। हनी का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी या ज्यादा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाती है। आप जानते हो ना, वाटर को बॉइल करो तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो चीज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करेगा। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर देगा तो फिर विस्कोसिटी कम होगी, फ्लूइड की लेयर्स का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, ग्लाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी है इसको हम मैथमेटिकली ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है। सेकंड, गैसेस। अब हमने कहा कि फ्लूइड्स की विस्कोसिटी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है, तो गैस तो बनती ही उस वक्त है जब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाए। हाइड्रोजन में अगर आप देखें ना, नहीं वाटर में सॉरी, तो ये आपके पास H, ये H, ये O, बल्कि ये तो सॉलिड लाइन से इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है और ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। ये तो पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं और इंट्रा बॉन्ड्स को आप सॉलिड लाइन से शो करते हैं। वो असल में ये वीक होता है। ठीक है। अब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बॉन्ड कमजोर होता जाएगा और हायर टेम्परेचर्स पे ये बॉन्ड
टूट जाएगा। अभी ये लिक्विड फॉर्म है या गैसियस फॉर्म है? ये लिक्विड फॉर्म है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। जब आप हायर टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड टूट गया तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि सर गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती ही नहीं है, तो गैसेस की विस्कोसिटी कहाँ से आ गई फिर? तो ये याद रखो कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड तो है नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इन अदर वर्ड्स द कोलिजन। गैसेस की विस्कोसिटी किस वजह से है? कोलिजन या viscosity of gases is because of momentum, या in other words kinetic energy, या in other words it is because of collision. देखो viscosity की definition क्या है? It is the internal resistance between the layers of the fluid. अब जरा बेसिक पे आओ, the internal resistance between, अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस कोलिजन की वजह से भी हो सकती है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करें, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से भी हो सकती है। तो हमने तो यहाँ पे नहीं कहा कि विस्कोसिटी मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से या मेनली कोलिजन की वजह से। हमने तो विस्कोसिटी को जनरली डिफाइन किया कि फ्लूइड की लेयर्स जब एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगी, एक दूसरे को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी? विस्कोसिटी कहलाएगी। तो अब उस विस्कोसिटी के लिए लिक्विड्स में कौन रिस्पांसिबल हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और गैसेस में कौन रिस्पांसिबल हुआ? कोलिजन या काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम। अब ये बताओ, दो मॉलिक्यूल्स आराम से आए, एक दूसरे से प्यार से टकरा के चले गए, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या दो मॉलिक्यूल्स बड़ी हाई वेलोसिटी से आए और टकराए? यस। तो जितनी हाई वेलोसिटी से आके टकराएंगे उतना एक दूसरे के मोशन को ज्यादा अपोज करेंगे। तो मुझे फिर ये बताओ कि गैसेस की विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? यस। तो फिर वो डायरेक्ट विद स्क्वायर रूट है, डायरेक्ट विद द स्क्वायर रूट। ये फिर हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया और थ्योरेटिकली इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है कि गैसेस की विस्कोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो तेजी से आके कोलिजन करेंगे, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को ज्यादा अपोजिशन भी ऑफर करेंगे। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा बताओ, थर्ड फैक्टर क्या है हमारे पास? प्रेशर। देखो लिक्विड्स में तो बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो कहीं जाके विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन गैसेस में अगर आप देखो तो गैसेस का जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उतना वॉल्यूम कम होगा। कौन सा ला है? बॉयल्स। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम। अब मिसाल के तौर पे एक छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर आपने गैस इंस्टॉल कर दी, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ गैस, और एक इस रूम जितना बॉक्स है उसके अंदर आपने 1 मोल ऑफ गैस इंस्टॉल कर दी। तो बताओ कहां पर कोलिजन ज्यादा होगा? छोटे बॉक्स में, इस बड़ी सी ग्लास में? और कोलिजन ज्यादा होगा तो मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो प्रेशर बढ़ाने से गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन लिक्विड्स में बहुत हाई प्रेशर पे ऐसा होता है। असल में देखो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो जब आप उनका प्रेशर बढ़ाओगे तो उनकी कोलिजन प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उनकी कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे से ज्यादा कोलिजन कर रहे हैं, ज्यादा विस्कस हो गई है गैस। लेकिन लिक्विड्स में तो ऑलरेडी डिस्टेंस बहुत कम होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो मामूली प्रेशर्स पर उनकी विस्कोसिटी इफेक्ट नहीं होगी। समझ आ गई बात? अच्छा फोर्थ फैक्टर बताओ, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप बताओ ना, ये जो पानी मिला शहद है ये ज्यादा विस्कस होगा या प्योर? प्योर। जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, पानी नहीं मिला और बिल्कुल प्योर है, तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी कोहेसिव फोर्सेस को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हर हनी का मॉलिक्यूल दूसरे हनी के मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच हुआ है। लेकिन जब आप उसके अंदर पानी डाल देंगे तो फिर उसकी विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। या आप पानी में हनी मिक्स करना शुरू कर दें, आप पानी लेस विस्कस है, हनी डालते रहें,
उसकी विस्कोसिटी, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी एज अ होल। समझ आई? तो ये उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। फर्दर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ viscosity. Viscosity also depends upon shape of molecule. तो कौन से मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जो चैन फॉर्म में होंगे या लीनियर होंगे? चैन फॉर्म में इरेगुलरिटीज है ना, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रेट लेयर्स हैं, उनकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो एक दूसरे के मोशन को ज्यादा अपोज नहीं कर सकते। तो जो इरेगुलर शेप्स में आ जाएंगे उनकी विस्कोसिटी फिर ज्यादा होगी। अच्छा, और लास्ट फैक्टर डेंसिटी। चलो बस ठीक है, वो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो ऑलरेडी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी तो बढ़ती है। अब लेकिन किसकी डेंसिटी ज्यादा है, हनी की या ग्लिसरीन की? तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बताओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं यहीं पे मेंशन कर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, the numerical value of viscosity is called coefficient of viscosity. The numerical value of viscosity is called coefficient of viscosity. This is represented by eta. Greek alphabet. ये ETA है। अच्छा, उसके बाद देखो ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो ड्रैग फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। देखो विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। अब ये फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे को जो अपोजिशन ऑफर कर रही है वो विस्कोसिटी कहलाती है। लेकिन फर्ज करो कि यहां से आपने एक टेनिस बॉल एंटर कर दी है और ये पानी है, ये जो फ्लूइड है ये वाटर है। तो अब बताओ क्या ये टेनिस बॉल यहां से इजीली गुजर सकेगा? इसके मोशन को इस फ्लूइड की लेयर्स, वाटर की लेयर्स अपोज करेंगी। तो दिस अपोजिशन ऑफ अ फ्लूइड टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट थ्रू इट, फ्लूइड की ये अपोजिशन फॉरेन पार्टिकल्स के लिए जो इसमें से गुजरना चाहते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इसमें से पास होना चाहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स इज द opposition of a fluid towards flow of foreign objects to it. Symbolically आप इसको FD से रिप्रेजेंट करोगे। और ये ड्रैग फोर्स फिर वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स हैं आपके पास, फर्स्ट वन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप क्या है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इधर देखो, अच्छा ये शेप, ये अगर मैं एयर से ड्रॉप करूं तो ये इजीली पास हो सकेगी, और ये वाली शेप ये इसका गुजरना मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखें, जब हम शेप्स डिस्कस कर रहे हो ना,
तो फिर साइज कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये सिलेंडर जो है, ये मार्कर जो है सिलेंड्रिकल शेप में, तो फिर मुझे इस सिलेंडर का साइज इस डस्टर के साइज के बराबर लेना होगा। अब ये क्योंकि शार्प एजेस रखता है, तो चाहे ये इस ओरिएंटेशन में गिरे, इस ओरिएंटेशन में गिरे या इस ओरिएंटेशन में गिरे, इसके ऊपर हर साइड पर फ्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी साइज में मैं एक सिलेंडर बना लूं, तो सिलेंडर इस तरह गिरे तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, इस तरह गिरे तो कम होगा, तो उसके ऊपर कम हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर ये स्फीयर की फॉर्म में होता तो स्फीयर पे फिर सबसे कम फ्रैक्शन ऑफर होता। मिसाल के तौर पे देखें, अच्छा मैं कुछ शेप्स इधर ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। ये स्फेरिकल शेप, ऑल दो स्फीयर बोर्ड पे नहीं ड्रॉ होता, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये स्फीयर है, ठीक है। इसी साइज का एक क्यूब ले लें, इसी रेडियस का एक सिलेंडर ले लें। अब इनको ड्रॉप करें, देखें इसका एयर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है कि नहीं? ये जितना भी शेडेड एरिया है, ये इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है विद द एयर। अच्छा, ये अगर गिर रहा हो, चाहे ऐसे गिर रहा हो या ऐसे गिर रहा हो, तो इसका भी एयर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट, इस रीजन को देखो, शेडेड रीजन को, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा है कि नहीं? अच्छा, लेकिन देखो ये जब गिरेगा तो इसका सिर्फ इतना ही एरिया एयर के साथ इन कांटेक्ट आएगा। समझ आई कि नहीं आई? तो सबसे कम एरिया ऑफ कांटेक्ट किसका है? स्फीयर का है। फॉर द सेम रीजन अगर मैं आपको बताऊं एक फैक्टर और डिस्कस करके, वो है, देखो शेप एंड, तो शेप तो हमने डिस्कस की कि सबसे कम फ्रैक्शन किस पर ऑफर हो रहे हैं। अब साइज की भी बात है, अगर मैंने स्फीयर का साइज बड़ा कर दिया, सिलेंडर भी छोटा से ले लिया, क्यूब भी छोटा से ले लिया, तो फिर ज्यादा फ्रैक्शन स्फीयर पे ऑफर होगा। तो अब अगर आप तीनों के साइजेस सेम लेते तो फिर शेप कौन सी ज्यादा फिजिबल थी? स्फीयर की। लेकिन अब अगर आप साइज की बात करते हैं, साइज की, तो फिर जिस ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा उसके ऊपर फ्रैक्शन भी उतना, क्योंकि साइज बड़ा होने से एयर के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए फिर ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर जो है उसमें ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ओरिएंटेशन वाली बात करते हैं। देखो इस सिलेंडर ये अगर ऐसे गिर रहा हो तो इस पर फ्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? बनस्पत इस शेप के कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट एयर के साथ कम होगा, लेकिन इस पोजीशन में ज्यादा होगा। क्यूब तो चाहे जिस शेप में भी गिरे उसकी तमाम साइड्स का एरिया सेम है, लेकिन शार्प एजेस की वजह से उसके ऊपर फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इसको देखो, इसकी स्मूथ शेप है, तो स्मूथ शेप होने की वजह से इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट थ्रू आउट गिरते हुए क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो इसकी शेप स्फेरिकल है ना, अगर ये स्पिनिंग भी शुरू कर दे तो गिरते हुए क्या इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट एयर के साथ चेंज होगा? नहीं। लेकिन देखो ये अगर ये डस्टर है, क्लास डस्टर है व्हाइट बोर्ड के लिए हमारे पास ऐसा, अब ये किस ओरिएंटेशन में गिरे तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स बहुत कम होगी। इधर देखो इस ओरिएंटेशन में गिरे या इसको इस ओरिएंटेशन में ड्रॉप करें, या इसको हम इस ओरिएंटेशन में ड्रॉप करें। ये जो वर्टिकल ओरिएंटेशन है, आपने बहुत अच्छा नाम दिया, इस वर्टिकल ओरिएंटेशन में जब हम इसे ड्रॉप करेंगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे उससे जरा कम है थोड़ा। समझ आई कि नहीं आई? तो अब ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स, कि सेम ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन से इख्तियार करे तो उसका एयर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हो सकता है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज होने की वजह से अगर ज्यादा एरिया इन कांटेक्ट आया तो ड्रैग फोर्स, अगर कम इन कांटेक्ट आया तो कम। लेकिन स्फीयर वो कमाल की चीज है जिसका एरिया एयर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसकी ओरिएंटेशन समझो चेंज ही नहीं होती, स्पिन करेगा भी तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा। क्यूब में भी ऐसा होगा, लेकिन फिर
स्फीयर और क्यूब दोनों के साइज अगर सेम हो तो एरिया ऑफ कांटेक्ट किसका ज्यादा होगा? क्यूब का ज्यादा होगा, तो क्यूब पे फिर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगा, प्लस उसकी शार्प एजेस हैं तो ऑलरेडी उसके ऊपर फिर ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो अब मैं वो बात बताने लगूं। सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा, एक बड़ा सिंपल सा सेटअप है। बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी एंड आवर डिजाइन एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी कॉल इट अ सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम के बॉब को हमने स्फेरिकल शेप में लिया, हमने इसको सिलेंड्रिकल शेप में नहीं लिया, हमने इसको क्यूबिकल शेप में नहीं लिया। क्यों? इसके ऊपर ड्रैग फोर्स कांस्टेंट रहेगी जब ये एयर में ऑसिलेट, ये टाइम मेजर करता है ना, टाइम मेजर करने वाली भी पेंडुलम है आपके पास। इट इज नॉट अ गुड टाइम मेजरिंग डिवाइस बट इट इज यूज्ड एज अ टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो अब जब ये एयर में ऑसिलेट करेगा तो इसका एयर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी कांस्टेंट रहेगी। तो सिंपलेस्ट स्फेरिकल सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनमें सबसे बेहतरीन कौन है? समझ आ गई? अच्छा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। Relative velocity of object with respect to fluid. ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी फ्लूइड के मुताबिक, यानी कि बताओ इन दोनों में से कौन से केसेस में मैं ड्रैग फोर्स फील करूंगा? जब मैं हाई वेलोसिटी से मोटरसाइकिल चला रहा हूं और मीडियम रेस्ट पर हो, या मैं आराम से खड़ा हूं और तेज हवा चल रही हो? दोनों केसेस में एयर के मॉलिक्यूल्स मुझसे टकराएंगे। इसीलिए जिक्र किसका हुआ है? रिलेटिव वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ माय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड और फ्लूइड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मी, दोनों में से एक भी मूव कर रहा हो हमारे पास ड्रैग फोर्स ऑफर होगी, क्योंकि मैं एयर के मॉलिक्यूल से टकरा रहा हूं तो मुझे अपोजिशन ऑफर हो रही है। समझ आई बात? फोर्थ फैक्टर है इसमें विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो बताओ आप एयर में इजीली भाग सकते हो या पानी में? क्योंकि एयर की विस्कोसिटी कम है तो ड्रैग फोर्स कम ऑफर करती है, लेकिन वाटर की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें बड़ी मुश्किल से भारी भारी पाँव उठा के हम चलते हैं। और जितना हम पानी की डेप्थ की तरफ जाते जाएं, साइल पे जरा चलना शुरू करो और पानी की डेप्थ पे जाओ, उतना चलना मुश्किल होता है, तो उधर वो ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। समझ आई? इसमें अगर क्लैपिंग करें तो वो भी बहुत मुश्किल। हाँ बिल्कुल, वाटर एयर में क्लैपिंग आसान है क्योंकि ड्रैग फोर्स कम है, लेकिन वाटर में फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट को देखो, वो है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी सी मैं कवर कर लूँ। डेंस मीडिया ज़्यादा ड्रैग फोर्स ऑफर करेंगे क्योंकि डेंस मीडिया की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टोक्स लॉ की तरफ चलते हैं। डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टोक्स लॉ पे बात करते हैं। स्टोक्स लॉ हमें ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा एज अ स्पेशल केस। स्टोक्स लॉ का मकसद है कि वो हमें ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड बताए, लेकिन ये एज अ स्पेशल केस बता रहा है। वो स्पेशल केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किन कंडीशंस में ये लॉ एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द ड्रैग फोर्स on a slowly moving spherical
spherical object of small radius is directly proportional to the radius and speed of sphere या spherical object and viscosity of the medium. सब कुछ तो इससे स्टेटमेंट में बता दिया, मतलब सब कुछ से मुराद कि इसने ये भी बता दिया कि ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी और इसने ये भी बता दिया कि किन कंडीशंस में स्टोक्स लॉ वैलिड है। देखो मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं ड्रैग फोर्स के लिए। विल राइट ड्रैग फोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्रेशन बना लेंगे और यहाँ पे साथ साथ लिमिटेशंस भी बता देंगे ताकि ये दोनों काम इकट्ठे हो जाए, ठीक है। तो द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्लोली मूविंग, तो अब बताओ वेलोसिटी पे क्या शर्त लगी हुई है कि वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो ड्रैग फोर्स अप्लाई करते हुए v should be small, velocity should be small, ठीक है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, ये सेकंड कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद तीसरी शर्त क्या लगी हुई? रेडियस भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था रेडियस बड़ा होगा तो स्फीयर का साइज भी, स्फीयर का साइज ज्यादा होगा तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। तो अब ये जो कह रहा है कि रेडियस क्या होना चाहिए? स्मॉल रेडियस होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस ओबे होने के बाद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो पहला फैक्टर है यहाँ पे अब रेडियस। तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रिलेशन नंबर 1, ठीक है। फिर सेकंड फैक्टर है स्पीड ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। और फिर तीसरा फैक्टर विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ड्रैग फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। समझ आ गई? तो देखो एक ही स्टेटमेंट के अंदर उसने ड्रैग फोर्स का नाम लेके शुरू किया, कंडीशंस बताने के बाद उसने फैक्टर्स बता दिए कि ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, डायमेंशनल एनालिसिस, और मैंने खुद जो किया था वो मैंने सिंपल पेंडुलम वाला किया था, और सिंपल पेंडुलम करवाने के बाद ये आप लोगों को मैंने दिया था तो आप लोग कर भी गए थे। कितने छोटे छोटे थे उस वक्त आप लोग? अच्छा चलो, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन करूं तो मैं अपने ऑर्डर में ईटा आर वी लिखूं, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए क्या लगेगा? कांस्टेंट। और यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू SI यूनिट्स में 6 पाई के बराबर है, तो यू गेट 6 पाई ईटा आर वी। ये आपके पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये सारे रिलेशन थे, ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन में इक्वलिटी होती है, रिलेशंस में प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। अब वैलिडिटी की तरफ आओ तो वेलोसिटी शुड बी स्मॉल। ये क्यों कहा है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो फिर ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी हायर वेलोसिटीज पर ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इधर देखो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी डबल होगी तो ड्रैग फोर्स भी डबल। तो डायरेक्ट रिलेशन उसी वक्त है जब रेडियस स्मॉल हो, वेलोसिटी भी स्मॉल हो, तो फिर ड्रैग फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तब ये कौन से लॉ को ओबे कर रही होगी? नहीं बेटा, जब ज्यादा बारिश होता है तो
चेहरे पे लवल्ला चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, स्फेरिकल शेप के अलावा अगर आपने कोई शेप ली, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि एक स्क्विरल जानते हो, गुलेरी दरख्त से जंप करती है, मजे से चली जाती है रोड क्रॉस करके अक्सर, और हम जंप लगाएं तो मेजर इंजरी हो सकती है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलेरी जंप लगाती है, उसको तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक इंसान जंप लगाए उसी दरख्त से तो उसकी हड्डी भी टूट सकती है। अब यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला है गुलेरी के लिए वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो गई है। वो अलग से फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इस शॉर्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह फिर डिस्कस भी करेंगे। तो शेप पे डिपेंड, रेडियस भी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल रेडियस पर ड्रैग फोर्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर आपने रेडियस बहुत बड़ा कर दिया तो फिर ड्रैग फोर्स इज नो मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हो सकता है वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाए, हो सकता है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाए। इसका मतलब कि स्टोक्स लॉ इज अ लिमिटिंग केस, इट इज अ लिमिटिंग केस, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस? वी शुड बी small, object should be spherical, and the radius is small, then we can apply this law। समझ आ गई? लेकिन हमें याद रखो कि एक मैथमेटिकल फॉर्म एटलीस्ट मिल गई है ड्रैग फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, इससे हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन नंबर 1 के मुताबिक FD is equal to 6 pi eta RV। जरा ईटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 6 pi eta RV is equal to FD, eta is equal to FD divided by 6 pi RV। अच्छा बच्चों, इसको देखते हुए मुझे ये बताओ कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा। इधर देखो, ये क्या है? न्यूटन। ये क्या है? न्यूटन। ये क्या है? मीटर। ये क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, सेकेंड ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डॉट सेकेंड। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिकम्स पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, एंड प्रेशर का यूनिट, तो आपके पास यूनिट आ गया पास्कल इनटू सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास विस्कोसिटी का यूनिट है। फर्दर इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की डायमेंशन लिखने के लिए आप देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड को टारगेट कर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इन पावर्स को सॉल्व करें ना जरा, किलोग्राम, अच्छा ये स्क्वायर इस मीटर के साथ कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? पर मीटर बच जाएगा कि नहीं? ये मीटर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये -2 और ये +1 बिकम्स -1। तो आपके पास विस्कोसिटी की डायमेंशंस आएंगी m l टू पावर -1 g टू पावर -1। अच्छा, एंट्री टेस्ट में ये डायमेंशंस पिछले पास्ट ईयर्स में करीबन 3 दफा आ चुकी हैं। क्वेश्चन यूं पूछा जाता है, द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी आर, बहुत आसान है, m l इनवर्स t इनवर्स। बोलो सर मेरे साथ, m l इनवर्स, these are the dimensions। फिर 2 दफा ये क्वेश्चन आया, what are the dimensions of viscosity? तीसरी दफा फिर ये क्वेश्चन आ गया, m l इनवर्स t इनवर्स are the dimensions of viscosity। देखो बेसिक फिजिक्स सेम है, तो क्वेश्चंस नहीं बदल सकते ये लोग, क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदल लेंगे। कभी कहेंगे विस्कोसिटी की डायमेंशन बताओ, कभी कहेंगे ये किस चीज की डायमेंशन, तो आपको 2 वे याद होना चाहिए। समझ आ गई? अच्छा, अब ये कौन सा यूनिट है विस्कोसिटी का? SI यूनिट। तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। हमने SI यूनिट कैलकुलेट किया विस्कोसिटी का। SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड। व्हाट इज द CGS यूनिट? Boyes। The CGS unit is Boyes। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर पढ़ लेंगे। तो
पाइस किसके बराबर है? कन्वर्ट करें, देखें न्यूटन की जगह क्या आएगा? डाइन आएगा, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह पे ऑलरेडी सेकंड। तो ये आपके पास बन जाएगा CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, वाटर की विस्कोसिटी 1 सेंटीपॉइस है। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीपॉइस। ठीक है, अच्छा सर जी, एक्सप्रेशन नंबर 2 जो है FD is directly proportional to यू वांट और सर वहाँ पर FD is directly proportional to V square। इनके लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड पे सेम कंपैरिजन है इसका और इसका। यस तो मैंने यही बताया ना, ये तो उस वक्त वैलिड है जब वेलोसिटी स्मॉल हो, वेलोसिटी स्मॉल हो। तो फिर मैंने यहाँ पे ये बात मेंशन की थी ओरली कि ये कब हो रहा है? जब वेलोसिटी हाई, हाई वेलोसिटीज पर फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। लो वेलोसिटीज पर जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। लेकिन हाई वेलोसिटीज पर अगर आप एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, तो फिर वेलोसिटी डबल करने से ड्रैग फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होती है। इसकी एक मिसाल आप लोगों ने अगर गाड़ियां चलाई हो, ट्रेवल किया हो मोटरवे पे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी की एफिशिएंसी जब तक आप 100 से कम रहो, 50s में रहो, तो फिर तो मजे ही मजे हैं, गाड़ी अपनी टॉप क्लास फ्यूल एफिशिएंसी देगी। लेकिन आप 90 से 100 पे जाओ तो एफिशिएंसी स्लाइटली कम होगी। लेकिन अब अगर आप 100 से ऊपर चले गए तो आपकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, ड्रैग फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इंजन में मज़ीद फ्यूल वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, और वो फ्यूल वाल्व्स इंजन को मज़ीद पावर प्रोवाइड करेंगे कि वो गाड़ी हाई वेलोसिटी पर एक्सेल कर सके थ्रू द एयर एंड ड्रैग फोर्स की वजह से। आपने कभी 120 किलोमीटर पर आवर पे चलती हुई गाड़ी से हाथ निकाला ही बाहर? तो आपने कभी फील किया हो कि ये एयर रेजिस्टेंस है और ये कितनी ज़्यादा है। अब एरोप्लेन्स जो होते हैं दे ट्रेवल विद 200, 300 या 400 किलोमीटर पर आवर, उनके लिए फिर ये एयर रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। तो हाई रेजिस्टेंस पर ये ड्रैग फोर्स। अब एरोप्लेन की शेप देखो ना, आगे से पॉइंटेड है, थोड़ा सा स्मूथ कर्व्स बनी हुई है ताकि वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। पहले जो गाड़ियां आती थी उनके डिजाइन को अगर आप देखें मिस्टर बीन टाइप की, ये उसके एरा की गाड़ियां इसी तरह हुआ करती थी, तो ये रेक्टेंगुलर टाइप। अब इसकी एजेस शार्प है, एयर के मॉलिक्यूल सीधा आगे से टकराएंगे और उसको हाई एयर रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। लेकिन अगर इसकी निस्बत लेटेस्ट कार जो है, मॉडर्न कार, उनको अगर आप देखें तो उनका डिजाइन स्ट्रीमलाइन हुआ नहीं। प्रोटॉन का नाम इसलिए मत लो कि एसयूवीज जितनी भी हैं, एसयूवीज ये इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। दे आर नॉट इकोनॉमी कार्स, ये इकोनॉमी कार्स नहीं होती, ये फैमिली कार्स होती हैं, बिग साइज में होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, हाइट ज़्यादा है तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है, ऑफ द रोड एक्सपीरियंस इनका ज़रा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू इन सीडान्स के। इनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ग्राउंड पे लगने का ख़तरा होता है, तो रोड व्यू इन गाड़ियों से उतना बेहतर नहीं नज़र आता जितने हाइटेड कार से, एक नॉर्मल एसयूवी से नज़र आता है। तो वो फ्यूल इकोनॉमी के लिए एसयूवीज आर नॉट गुड। लेकिन सीडान्स, ये गाड़ियाँ टॉप क्लास हैं, बहुत टॉप क्लास है फ्यूल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इधर देखो, इधर एयर की स्ट्रीम लाइंस आएंगी और सीधा सीधा टकराव होगा, सीधा सीधा, और जब इधर आएंगी तो इधर से ग्लाइड करती हुई निकल जाती हैं। तो इसका डिज़ाइन स्ट्रीम लाइन हुआ है। इनमें मेरी फेवरेट कार जो है वो प्रियस है। मैंने काफ़ी अर्सा आया मैं प्रियस लवर, तो मैंने उसे चलाया। तो 2016 मॉडल से अगर आप देखें तो दुनिया के टॉप क्लास डिज़ाइंस में से इसी तरह है थोड़ा, कि आगे से उसकी प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त है कि वो एयर को पेनिट्रेट करते हुए जाती है। अब ये टोयोटा की ये दोनों गाड़ियाँ, एक प्रियस है और एक CHR है, आपने रोड पे देखी होंगी। इन दोनों का इंजन सेम है, दोनों हाइब्रिड है, 1.8 cc हाइब्रिड है दोनों, लेकिन दोनों की फ्यूल इकोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब एक बंदा CHR चला रहा है तो वो 20, 23, 24 की रेंज में देगा या 20 तक भी आ जाता है, और एक बंदा प्रियस चला रहा है सेम स्पीड पे, वो
27 से 32 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज दे रही है। तो आप मतलब ये है कि सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं प्रियस में, जबकि CHR में आपको तकरीबन 5 लीटर फ्यूल डालना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको। CHR क्योंकि आपके पास SUV सेगमेंट की गाड़ी है तो इसलिए उसकी शेप इतनी अच्छी है नहीं, ये उसका एरिया बहुत बड़ा है तो एयर रेजिस्टेंस उसको ज़्यादा ऑफर हो जाती है। ठीक है, ओके। ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैंने आज दिल कर रहा था 6 पाई डाल दिया, कल दिल कर रहा था 2 पाई। जितनी भी इक्वेशंस में ये कांस्टेंट्स आते हैं उनको बाकायदा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। लाइक इट्स नॉट बिग जॉब। इधर देखो, अगर आपको किसी मीडियम की ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की पता हो तो आप यहाँ पे के लिख दो, इन सबको ले जाके डिवाइड कर दो, आपको के की वैल्यू मिल जाती है एक्सपेरिमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मेरा फेवरेट है इस चैप्टर का, टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी पिक्चर्स ले लो जरा, इसी से ले लो ना।